Hello my dear friends, welcome on my YouTube channel. How are you? I hope you are enjoying the videos. If you like the video, give the feedback in the comment section. And अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन. सो आज का टॉपिक है फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं. तो हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. And I am Akanksha Singh. I am pursuing my PhD from Vasantrao Naik Marathwada Agriculture University, Maharashtra, and I had qualified both NET and SRF. Wait to JRF. Let's crack it. Now start the video. Henry Fayol, also known as the father of modern management theory, gave a new perception of the concept of management. He introduced a general theory that can be applied to all level of management and every department. जो हेनरी फ्योल हैं इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, जो मॉडर्न मैनेजमेंट है उसको हेनरी फ्योल को मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर भी कहा जाता है. और हेनरी फ्योल ने एक ऐसी थ्योरी दी, एक जनरल थ्योरी जो हर लेवल के मैनेजमेंट में अप्लाई हो जाए और एवरी डिपार्टमेंट में, जो हर टाइप के मैनेजमेंट या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट हो, हर एक मैनेजमेंट में वो अप्लाई हो जाए. ऐसे प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल ने दिए. अकॉर्डिंग टू Newes, O'Donnell and Weirich, principle in management are descriptive और predictive. जो principle होते हैं मैनेजमेंट के वो descriptive या फिर predictive होते हैं. They are not perspective. मीन्स जो भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो या कुछ प्लानिंग कर रहे हो या प्रिंसिपल्स हैं तो आप उनके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ऐसी सिचुएशन है तो ये प्रिंसिपल फॉलो हो सकता है, या फिर सिचुएशन चेंज हुई, कुछ प्रॉब्लम आई तो इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं. बट कंफर्म आपके पास पर्सपेक्टिव नहीं होता है कि आप कौन सा प्रिंसिपल इन फ्यूचर, कौन सा प्रिंसिपल आप परफेक्टली फॉलो करेंगे कि जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री या मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो जो प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट द हिस्टोरिकल कलेक्शन ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर इन वेरियस सिचुएशन. ये जो प्रिंसिपल्स है, देखो यहाँ पे बात की गई कि डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोडक्टिव है, तो सेम चीज़ यहीं पे है कि जो प्रिंसिपल हैं ये पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई या कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई जिससे कोई नया लॉ बन के आया, नया प्रिंसिपल बन के आया. सेम वही कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स, मीन्स ये प्रॉब्लम थी तो उसका ये इफ़ेक्ट आया और क्या उसके लिए प्रिंसिपल यूज़ किया गया. ऐसे ही इन फ्यूचर अगर कोई सिचुएशन आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो फॉर दैट प्रॉब्लम क्या प्रिंसिपल यूज़ होगा, क्या उसके इफ़ेक्ट्स होंगे. तो यही है कि प्रिंसिपल को आप एक पर्सपेक्टिव नहीं है कि आप कंफर्म नहीं हो कि हाँ ये प्रिंसिपल इस फ्यूचर में इस स्टेज पे ये प्रिंसिपल यूज़ होगा. हो सकता है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो कुछ और उसका इफ़ेक्ट हो, कुछ और कॉज हो, कुछ नया प्रिंसिपल ही बन जाए. तो इसलिए प्रिंसिपल्स को बोला जाता है कि ये पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको इवैल्यूएट करके फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं, उनको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सो द नेक्स्ट, ये हिंदी में है तो आप हिंदी में भी देख लीजिएगा. फर्स्ट इज डिवीज़न ऑफ वर्क. यहाँ से देखो वर्क का डिवीज़न करना, और वर्क का डिवीज़न किस बेसिस पे करते हैं, तो वर्क का डिवीज़न करते हैं कि स्किल के बेसिस पे कि कोई इंडस्ट्री है या कोई भी ऑफिस है तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं तो हर कोई अपने एरिया के वर्क में स्किल्ड होगा, स्पेशलाइज्ड होगा, तो उसके स्किल के अकॉर्डिंग वर्क का डिवीज़न करना इस डिवीज़न ऑफ वर्क. व्हेन एम्प्लॉयज़ आर स्पेशलाइज्ड होंगे अपनी एरिया में, द आउटपुट कैन बी इंक्रीज बिकॉज दे बिकम इंक्रीजिंगली स्किल्ड एंड एफिशिएंट. अब जो पर्सन स्पेशलाइज्ड है वर्क में अपनी एरिया में तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि वो उसमें स्किल्ड होगा और जो भी वो वर्क करेगा वो ज़्यादा इफ़िशिएंट और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा. द डिवीज़न ऑफ वर्क इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, इफ़िशियंसी, एक्यूरेसी एंड स्पीड ऑफ वर्कर्स. जो डिवीज़न ऑफ वर्क है, अगर वर्क को डिवाइड कर दिया जाए तो उससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है. जैसे कुछ काम है उसको एक सिंगल पर्सन करेगा तो वो पूरा काम उतने अच्छे प्रोडक्टिव वे से नहीं कर पाएगा. अगर वही काम उसको कई सारे पार्ट्स में ब्रेक करके डिफरेंट पर्सन जो उसमें स्पेशलाइज्ड हो, स्किल्ड हो, वो करेंगे तो वर्क इज़ मोर प्रोडक्टिव, मोर इफिशिएंट एंड मोर एक्यूरेट. सो दिस इज़ द बेसिक
प्रिंसिपल की डिवीज़न ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू स्किल पर्सन, जिससे जो भी वर्क हो रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव की जा सके। देन सेकेंड आता है अथॉरिटी। मैनेजर्स मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर। मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो ऑर्डर दे सकें, बट दे मस्ट ऑल्सो कीप इन माइंड दैट अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास अथॉरिटी है तो अथॉरिटी के साथ साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती हैं। तो अथॉरिटी फैसिलिटेट, मैनेजमेंट जो मैनेजर है या मैनेजमेंट में जो फैसिलिटेट करते, जो फैसिलिटी देती है कि आप इफ़िशिएंटली वर्क करें। एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपको बनाती है कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिबल वे से करें, किसी अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप। किसी की भी जो भी सुपरवाइज़र है या जो भी मैनेजर है उसके गाइडेंस में, सुपरविज़न में आप अपना वर्क, जो भी वर्कर वर्क कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एफिशिएंटली वर्क करें, उसको बोलते हैं अथॉरिटी। ये हिंदी में है, आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। देन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मस्ट बी अपहेल्ड इन ऑर्गेनाइजेशन बट मेथड्स फॉर डूइंग सो कैन वेरी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे डिसिप्लिन होना ही चाहिए। अब वो किस तरीके से आप डिसिप्लिन सेट करते हो, क्या मेथड्स हैं, वो डिफरेंट हर हो सकते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कवर्स पंक्चुअलिटी, कर्टसी, adherence to the rules and regulations, obedience and so on, all of which are essential for smooth functioning of establishment where group activities are involved and directed toward common goal। जो डिसिप्लिन का मेन फंक्शन ये है कि जो भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे पंक्चुअलिटी होना चाहिए, सब रूल्स को फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। इस्टेब्लिशमेंट में जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो स्मूथली तरीके से होती रहे। और जब डिसिप्लिन होगा तो ऑल द एक्टिविटीज़ विल इन्वॉल्व इन डायरेक्टेड कॉमन गोल। जो एक कॉमन गोल होगा तो सारी एक्टिविटीज़ उस कॉमन गोल को अचीव करने में उसकी तरफ डायरेक्टेड होंगी कि एक गोल को अचीव करना है। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। वो फिर इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, वो सेल्फ लाइफ हो या किसी पर्सन की लाइफ हो, कुछ भी हो, तो डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देन सेकेंड इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। एम्प्लॉयज शुड हैव ओनली वन डायरेक्ट सुपरवाइजर। इट रिमूव्स चांस ऑफ confusion and improve communication through better understanding of particular personality। मीन्स कमांड मीन्स ऑर्डर देना या फिर डायरेक्शंस देना। तो कमांड में यूनिटी होनी चाहिए। मीन्स जो कमांड आ रहा है या जो भी ऑर्डर्स आ रहा है एम्प्लॉय के लिए वो किसी एक सुपरवाइज़र से आने चाहिए। मीन्स जो उनका हेड है उनकी तरफ से एक जो भी कमांड आ रहा है वो एक स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियर कट आना चाहिए कि हाँ दिस इज़ द वर्क, आपको ऐसे करना है। अगर वही सुपरवाइज़र ने कमांड किया, किसी एक वर्कर को बुला के बोला कि ये काम है, ये करना है, फिर वो वर्कर जाके बोलता है तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न हो जाती है, कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, कुछ मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए, टू रिमूव द चांसेस ऑफ कन्फ्यूज़न एंड इम्प्रूव द कम्युनिकेशन थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो ये ज़रूरी है कि जो भी कमांड या फिर जो भी ऑर्डर आ रहे हैं वो किसी एक डायरेक्ट सुपरवाइज़र से आने चाहिए। बीच में कोई भी चैनल्स या फिर कुछ नहीं होना चाहिए। हिंदी में भी आप पढ़ लीजिएगा। द नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी कमांड जो आ रहा था उसकी डायरेक्शन थी, नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। टीम विद द सेम ऑब्जेक्टिव should be working under the direction of one manager using one plan. This will ensure that action is properly coordinated। जो भी टीम वर्क कर रही है वो किसी एक मैनेजर के डायरेक्शन में करना चाहिए, एक प्लान पे काम करना चाहिए, जिसकी वजह से ये इंश्योर होगा कि जो भी प्लान या वर्क हो रहा है वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड है। मीन्स जो गोल है या फिर जो वर्क है, ऑल द डायरेक्शंस कमांड्स जो भी आ रही हैं वो उस एक गोल के रिगार्डिंग होने चाहिए, जिससे उसमें टीम वर्क में जो भी टीम वर्क कर रही है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, जिससे वो एक गोल के लिए, जो भी गोल है उसके लिए प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके वर्क कर सकें। ये अगर एक डायरेक्शन नहीं होगी तो अनडायरेक्टेड और मल्टी डायरेक्शनल गोल ओनली लीड टू कन्फ्यूजन एंड लैक ऑफ गोल अचीवमेंट।
जब एक गोल पे फोकस नहीं है, कई डायरेक्शन से कमांड्स आ रही हैं, कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि जो भी गोल अचीवमेंट है वो अच्छे से गोल अचीव नहीं होगा। द नेक्स्ट इज इंडिविजुअल गोल्स सबऑर्डिनेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट गोल। जो इंडिविजुअल गोल सबऑर्डिनेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट गोल्स, दिस प्रिंसिपल इज important for the success of any establishment. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल किसी भी जो भी किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इफ़ इंडिविजुअल स्टार्ट वर्किंग टू अचीव हिज ओन गोल फर्स्ट and then those of the establishment, there is no doubt that the organization will have to close down. यहाँ पे बोला गया है कि जो establishment का गोल है उसको अचीव ना करके जो वर्कर्स हैं उस establishment में वो अपने अपने गोल अचीव करने लगेंगे, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीपल गोल्स हो गए हैं, तो इससे इस्टेब्लिशमेंट में जो भी गोल है वो अचीव नहीं होगा, जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, वर्किंग है, वो प्रॉपर नहीं होगा, तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन विल क्लोज डाउन। इसीलिए जो भी वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की गोल की तरफ डायरेक्टेड होने चाहिए, ना कि अपने खुद के गोल की तरफ। द नेक्स्ट हिंदी में है नाउ इन नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन। देखो ये रेम्यूनरेशन एक प्रिंसिपल है जिसको लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कई सारे ऑप्शन दिए थे, उसमें एक ऑप्शन ये था, तो इसको ऐसे ही एज अ टर्म पूरा उठा के पूछ लिया था कि क्या है। तो रेम्यूनरेशन क्या है? ऑल वर्क मस्ट बी पेड फॉर एन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल टू डू देयर बेस्ट। मीन्स जो भी वर्कर वर्क कर रहे हैं उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग पे करना, दिस इज़ द रेम्यूनरेशन। जो उनको पे मिलेगी तो उससे वो मोटिवेट होंगे टू डू देयर बेस्ट। द मेथड ऑफ पेमेंट एग्रीड अपॉन शुड सेटिस्फाई एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन, द टर्म इन प्रिंसिपल बीइंग एज फॉर एज पॉसिबल इम्पार्शियल। मीन्स जो रेम्यूनरेशन का मीनिंग ये है कि जो भी वर्कर इस्टेब्लिशमेंट में वर्क कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग पे किया जाए, जिससे उनमें मोटिवेशन आता है, वो अच्छा वर्क करेंगे और वो मीन्स सेटिस्फाई द एम्प्लॉय, इससे एम्प्लॉय की जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, टर्म हैं, वो फुलफ़िल होंगी और जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होगा तो अच्छा वर्क करेगा। देन हायरार्की, द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की रिफर्स टू द चेन formed by staff placed at different level in organization and correspond to the various level of management. Hierarchy means एक लाइन, एक चेन, एक जैसे टॉप ऑर्डर, देन मिडिल ऑर्डर, एंड इस टाइप से एक लाइन में वर्क करना, एक हायरार्की में, एक चेन फॉर्म में वर्क करना, उसको बोलते हैं हायरार्की। जैसे लाइन ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, ऐसे एक चेन के फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन भी एक लेवल के फॉर्म में वर्क करती है। मीन्स टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, ये लोअर लेवल है। तो एक हर एक इंडस्ट्री में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चेन ऑफ वर्क होना चाहिए कि एक प्रॉपर लेवल होने चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, उसको बोलते हैं हायरार्की। ये है हिंदी में। हायरार्की मीन्स पदानुक्रम, मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर लेवल वर्क होना। देन आता है ऑर्डरलीनेस। This principle is most applicable to catering establishment which are constantly handling materials, have equipments and working with steam and other fuels. Orderliness means जो भी वर्क हो रहा है establishment में वो भी एक ऑर्डर में होना चाहिए। मीन्स हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, लाइक जैसे कोई रेसिपी बनानी है, किचन है, तो उसके लिए एक ऑर्डर ये होना चाहिए कि पहले उसकी प्री प्रिपरेशन से पहले कि क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशन है, क्या नीड है, कौन कौन से सब्जी चाहिए या क्या आपको मटेरियल चाहिए। तो एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ पहले जो भी मटेरियल चाहिए उसको कलेक्ट करना, देन प्री प्रिपरेशन, देन उसके लिए इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, देन वर्किंग विद, उसको वर्क करने के लिए आपको कुक करने के लिए गैस चाहिए या फ्यूल चाहिए, क्या चाहिए। तो एक ऑर्डर में काम होना इज़ ऑर्डरलीनेस। इससे कन्फ्यूज़न कम होगी और क्रॉस कंटामिनेशन और क्रॉस कन्फ्यूजन ऑर्डरलीनेस से कम होगा। ऑर्डरलीनेस हेल्प टू अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन एंड हेल्पफुल इन प्लेसिंग पीपल in position so
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइट स्टाफ इज़ इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि राइट स्टाफ इज़ द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। मीन्स अगर कुकिंग कर रहा है कोई, तो वो जो भी कुक है या जो पर्सन है वो स्टाफ उनका बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट प्लेस पे। मीन्स उनके लिए सारे और जो भी इक्विपमेंट्स या फैसिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए एंड द राइट टाइम। मीन्स वो अपने काम को इतना इफ़िशिएंटली, इतना अच्छा करते हों कि विद इन द टाइम दे कंप्लीट देयर वर्क। ये है ऑर्डरलीनेस। देन आता है लॉयल्टी एंड डिवोशन। दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स एन एटमॉस्फेयर एट वर्क which is bound to generate a unified attachment to the organization and its interest and goals. मीन्स जो भी वर्कर इंश्योर करता है कि ऐसा एटमॉस्फेयर ऑफ वर्क ऐसा होना चाहिए कि जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं वो उस वर्क से अटैच्ड हो जाएं, उस ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हो जाएं, एंड जो भी उनका गोल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उस गोल में अपना इंटरेस्ट शो करें। मीन्स उस गोल के लिए वो लॉयल हों, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पीपल वर्क कर रहे हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल हों एंड डिवोशन हो। ये इट इज़ द मैनेजमेंट्स प्रेरोगेटिव टू वर्क टुवर्ड्स दिस गोल थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनियस रिलेशन एट वर्क। मीन्स एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि वो ऐसे गोल एंड ऐसे वर्क करे कि जो भी वर्कर है उसमें वो उस गोल के लिए डिवोटेड हो जाएं, उसके लिए लॉयल हो जाएं कि डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनियस रिलेशन एट वर्क एंड प्रॉपरली वर्क करें, प्रॉपर इतना लॉयल्टी के साथ उस पर जो भी गोल है उस पर फोकस करें। दिस इज लॉयल्टी एंड डिवोशन, एंड लॉयल्टी एंड डिवोशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इज़ नॉट इन इंडस्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट, एट एवरीवेयर लॉयल्टी एंड डिवोशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑर्डरलीनेस एंड हिंदी में है वर्क स्टेबिलिटी। वर्क स्टेबिलिटी इज सिनोनिमस with minimized labor turnover, which create a sense of security and confidence in people, leading to better orientation at work. Work stability means stable है, उसमें error कम हो रही है, chances of confusion कम है, productivity and efficiency अच्छी है। तो यही है कि जो work stability is synonymous with minimized labor turnover। मीन्स अगर अच्छे से काम हो रहा है, अच्छी प्रोडक्टिविटी है, वर्कर स्किल्ड है, तो कम टाइम में अच्छा वर्क होगा। लेबर टर्नओवर मीन्स गलती होने के चांसेस भी कम होंगे, जिससे क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन पीपल। जिससे जो भी वर्कर हैं उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि हाँ वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ काम करना चाहेगी, और उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है और अच्छे से काम करने का, जिससे वो और अच्छे से काम को कर सकें उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बेटर तरीके से काम कर सकें, इस वर्क स्टेबिलिटी। और जहाँ पे सिक्योरिटी होगी, मीन्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी, फीलिंग होगी कि हाँ वो अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ वर्क करना चाहती है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी होगा, एक सिक्योरिटी होगी, तो लोग अच्छा काम करेंगे। तो ये है वर्क स्टेबिलिटी। इनिशिएटिव इफ़ स्टाफ आर अलाउड टू सजेस्ट प्लान विच कैन बी फॉलोड इवन पार्शली, इट इज़ हाईली मोटिवेटेड फॉर देम। इनिशिएटिव मीन्स कुछ नया, मोटिवेटेड, इनिशिएट मीन्स कुछ नए प्लान्स या आइडियाज़। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे अगर सारे स्टाफ को मिला के एक साथ उनके साथ बैठ के डिस्कशन करना, नए आइडियाज़ आना, तो सारा स्टाफ, जो भी स्टाफ है तो वो एक कोऑर्डिनेशन वो फील करेगा कि पार्टिसिपेटेड। तो जो भी उनके आइडियाज़ आ रहे हैं उन पे वर्क करना, तो इससे जो भी वर्कर्स हैं वो मोटिवेट होंगे कि दे आर कंसीडर्ड, उनको ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर्ड किया जाता है। और ये सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ आइडिया देते हो, लोग उसको कंसीडर करते हैं या उस पर थोड़ा भी वर्क करते हैं, तो सिंपल सी बात है, लोगों को अच्छा लगता है, पीपल को अच्छा लगेगा कि हाँ उसके आइडिया को कंसीडर किया गया, तो उनसे उनमें मोटिवेशन आता है। बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, स्टाफ आर ऑफन इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन विच अफेक्ट देम। सेम है, यही कि प्रिंसिपल है कि जो स्टाफ को इनकरेज करना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें और जो भी डिसीजंस हो रहे हैं उनमें अपने आइडियाज़ दें, डिसीजन लेने में हेल्प करें। दिस हेल्प टू रेज मॉरल, डेवलप इनिशिएटिव टू जनरेट न्यू आइडियाज़ एंड इंक्रीज एफिशिएंसी एंड स्टैंडर्ड। जब हर एक स्टाफ मेंबर कोऑर्डिनेट करेगा, डिस्कस करेगा, नए आइडियाज़ आएंगे, तो इससे एक
मॉरल डेवलपमेंट होगा, वो मीन्स न्यू आइडियाज़ जनरेट होंगे जिससे वर्क करने की इफ़िशिएंसी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि जब स्टाफ मेंबर आर हैप्पी एंड दे आर वर्किंग हैप्पीली तो इसका इफ़ेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव करेगा। देन हिंदी में है ये। द नेक्स्ट इज यूनिटी। दिस प्रिंसिपल emphasize the spirit of group work and help to establish smooth communication between people, as a result developing healthy team spirit and positive group behavior. Unity means strength, एकता। हमेशा बोला जाता है कि यूनिट स्ट्रेंथ, एक साथ यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, तो सेम यहीं पे है। द प्रिंसिपल एम्फेसाइज द स्पिरिट ऑफ ग्रुप वर्क and help to establish the smooth communication between people, as a result developing healthy team spirit. यूनिटी में ये बताते हैं कि जो भी ग्रुप या फिर जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं किसी एक काम को करने के लिए, तो उनमें एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि दे आर, सभी लोग वर्किंग टुगेदर, वो एक साथ काम कर रहे हैं, उनका एक गोल है, एक एम है, तो इससे ग्रुप, उनमें एक हेल्दी टीम स्पिरिट डेवलप होगी, एक पॉजिटिव ग्रुप बिहेवियर होगा। जब पॉजिटिविटी होगी, एक हेल्दी टीम होगी, देन जो वर्क होगा वो भी अच्छा होगा। इससे जो कम्युनिकेशन, एक स्मूथ कम्युनिकेशन डेवलप होगा, जिससे इस्टेब्लिशमेंट में जो वर्क हो रहा है वो मोर प्रोडक्टिव एंड मोर एम्फेसाइज्ड होगा। इसलिए यूनिटी का मतलब ये है कि सिंपल सी थिंग ये है कि स्पिरिट ऑफ ग्रुप वर्क, ग्रुप में कैसे काम करना है ये बताता है यूनिटी। देन आता है कंट्रोल। The principle suggests that limiting the area of control of a leader or supervisor to cover the work of only 5 or 6 people having related job bring about greater efficiency. This is often referred to as span of control. Normally जब प्लानिंग होती है तो उसमें एक लास्ट स्टेप आता है इवेलुएशन। कंट्रोल इज सिंपली द इवेलुएशन, मीन्स जो भी एक गोल में लोग वर्कर जो वर्क काम कर रहे हैं तो उनका एक सुपरवाइज़र होगा, वो सुपरवाइज़र उन पे उनको सुपरवाइज़ करेगा कि दे आर वर्किंग गुड और नॉट, उनको डायरेक्ट करेगा। तो ये है कंट्रोल का मीनिंग, कि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज़ करना, उनको डायरेक्ट करना, उनको गाइड करना कि यू आर वर्किंग गुड एंड दिस इज़ द, आप ऐसे भी कर सकते हो, मीन्स स्पैन ऑफ कंट्रोल। उनको एक डायरेक्शन में फोकस्ड कराना कि हाँ, एक डायरेक्शन में एक गोल पे आपको काम करना है, दिस इज़ कंट्रोल। ये आ गया हिंदी में, तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। देन थैंक यू। ये है वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह, मेरा फेसबुक पेज है, आप यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वे टू JRF इज़ द यूट्यूब चैनल, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।